हेलो दोस्तों, गुरुकुल पीसीएस की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में जो है इकोनॉमिक सर्वे का भाग 1 कवर किया था, आज हम इकोनॉमिक सर्वे का जो है आपके लिए अध्याय 2 लेकर के आए। ठीक है। और आज हम जो चैप्टर इसमें पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे राज्य आय और लोक वित्त, स्टेट इनकम एंड पब्लिक फाइनेंस। स्टेट इनकम एंड पब्लिक फाइनेंस थोड़ा टेक्निकल ये रहेगा आपका, अच्छे से इसको कीजिएगा। इसमें से आपसे प्रश्न पूछे जाने की संभावना बहुत अधिक है। वैसे भी आप पिछले पेपर में उठा करके आप देखना, इकोनॉमिक सर्वे से लगातार प्रश्न पूछे जा रहे हैं और जो पिछला लोअर का एग्जाम हुआ उसमें तो 6-7 प्रश्न जो है पूछे गए। वो रेड सिंधी और जो गिर नस्ल की गाय वाला क्वेश्चन था वो भी डायरेक्ट इकोनॉमिक सर्वे से। तो हम पूरा इसको कराएंगे, आप लोग जो है बिल्कुल निश्चिंत रहिए। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहला इसमें है आपका 2024-25 में जो है प्रचलित भावों पर, 2024-25 में प्रचलित भावों पर प्राथमिक क्षेत्र के उप क्षेत्रों का योगदान। जैसे हमने पिछले वाली वीडियो में आपको बताया था कि उत्तराखंड में जो है सर्वाधिक योगदान जो है तृतीय क्षेत्र का है, उसके बाद आपका द्वितीय क्षेत्र का है, उसके बाद आपका प्राथमिक क्षेत्र का है। तो अब जो है हम इसको तोड़ करके पढ़ेंगे कि तृतीय क्षेत्र में कौन से वो सेक्टर हैं जो सबसे ज्यादा योगदान दे रहे हैं, द्वितीय क्षेत्र में कौन से सेक्टर है सबसे ज्यादा योगदान दे रहे हैं, और प्राथमिक क्षेत्र में जो कौन से सेक्टर है जो सबसे ज्यादा योगदान दे रहे हैं। ठीक है। तो सबसे कम और सबसे लास्ट वाला तो आपको करना ही है, और अगर सीरीज कर सकें तो फिर उससे बढ़िया आपके लिए कुछ नहीं रहेगा। ठीक है। तो पहला आपका है प्राथमिक क्षेत्र, प्राथमिक क्षेत्र के उप क्षेत्र। तो प्राथमिक क्षेत्र में सर्वाधिक जो प्रतिशत का अंश है वो आपका है एग्रीकल्चर का, उसके बाद आपका है पशुपालन का, तीसरा है आपका वानिकी का, उसके बाद आपका खनन का है, और उसके बाद आपका मत्स्य पालन का है। टोटल आपका ये 100 हो गया। ठीक है। ये डेटा याद करने की आपको आवश्यकता नहीं है कि एग्रीकल्चर का कितना है, एनिमल हस्बेंड्री का कितना है, फॉरेस्ट्री का कितना है, माइनिंग का कितना है, फिशरीज का कितना है। लेकिन आपको ये जरूर याद रखना पड़ेगा, इनका जो पहला मैक्सिमम प्राथमिक क्षेत्र में सर्वाधिक योगदान किसका है प्रतिशत के हिसाब से, एग्रीकल्चर का है, और मिनिमम योगदान किसका है, फिशरीज का। ये जरूर आप याद रखना। और एग्रीकल्चर का जरूर याद कर लेना, क्योंकि एग्रीकल्चर सेक्टर हो सकता है आप पूछते हुए एग्रीकल्चर का योगदान कितना है, तो एग्रीकल्चर का योगदान आपका 36.48, इसको जरूर आप याद रखें। ठीक। उसके बाद नेक्स्ट आपका है इसमें, ये इसी का हमने ग्राफ बनाया ताकि आपको जो है चीजें आसानी से समझ में आ जाए। ठीक है। तो ये एग्रीकल्चर सेक्टर है सबसे ज्यादा, उसके बाद आपका है पशुपालन, उसके बाद आपका है वानिकी, उसके बाद फिर आपका है खनन, फिर आपका है मत्स्य। मैं समझाने की कोशिश करता हूँ ताकि आपके दिमाग में एकदम से ये बैठ जाए। तो एग्रीकल्चर का जो परसेंटेज आपका है ये एरो करके बता दे रहा हूँ मैं, ये आपका है 36.48%। ठीक है। इसके बाद पशुपालन की तरफ चलते हैं हम। पशुपालन का जो योगदान आपका है वो आपका है 25.08%। ठीक। इसके बाद वानिकी का योगदान आपका है 25.04%। ठीक। उसके बाद जो अगला योगदान आपका है, अगला योगदान आपका कौन सा है, खनन का है। खनन वाला आपका ये है 12.93%। और सबसे लास्ट आपका कौन सा है, मत्स्य पालन। ये मत्स्य पालन का है 0.48%। ये हल्का सा देखिए यहाँ पर को बना हुआ है कि ये वाला जो आपका है ये मत्स्य पालन का है, ये कितना है आपका 0.48%। तो ये डायग्राम के हिसाब से भी हमने बता दिया और डायरेक्ट लिस्ट के हिसाब से हमने बता दिया। तो जैसे आप एग्जाम में इसको, जैसे आपको सहूलियत हो, जैसे आप देखना चाहें वैसे करके आप इसको याद कर लीजिएगा। इसका क्रम जरूर याद कर लेना और एग्रीकल्चर का जरूर याद कर लेना। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आपका है, जैसे हमने प्राइमरी सेक्टर किया अब हम करेंगे द्वितीय सेक्टर। द्वितीय सेक्टर में जो है सर्वाधिक योगदान किसका है, आपका विनिर्माण का है, मैन्युफैक्चरिंग का है, उसके बाद कंस्ट्रक्शन का है, निर्माण का है, और तीसरे नंबर पर आपका है विद्युत, गैस, जलापूर्ति एवं अन्य उपयोगी सेवाएं। ये देखिए यहाँ पर बहुत बढ़िया डायग्राम बनाया गया है। ये आपका है विनिर्माण, उसके बाद है निर्माण, और उसके बाद आपका है विद्युत, गैस और जलापूर्ति। तो जो विनिर्माण का परसेंटेज है वो आपका कितना है, 58.56। उसके बाद निर्माण का है 34.3। उसके बाद विद्युत, गैस और जलापूर्ति का आपका है 7.12। तो अगर लगाने को आएगा तो विनिर्माण, उसके बाद निर्माण, उसके बाद विद्युत। ठीक है। कैसे याद करोगे, देखो सबसे ऊपर विनिर्माण है, ठीक, उसके बाद विद्युत है, बीच में आप डाल दो किसको, निर्माण। बस ऐसे करके याद करोगे तो भूलोगे नहीं एग्जाम में।
नहीं तो फिर वहां पर हौच पौच होगा और पेपर कठिन भी बन रहा है और लेंथी भी बन रहा है। और अपर पीछे इसके लिए सावधान हो जाना, खासकर सी सेट के पोर्शन को लेकर के मैं अभी से आपको चेतावनी दे रहा हूँ। जैसा पिछले बार का सी सेट का पेपर आया था उसी लाइंस पर सी सेट के पेपर के आने की संभावना है। और जिस बच्चे ने सी सेट का पेपर डिस्क्वालीफाई किया उसका 1 साल बर्बाद। जो अगला पीसीएस आएगा वो उसकी तैयारी करेगा उसके बाद। और जिसका सी सेट का पेपर क्वालिफाई हो गया और एवरेज भी उसने अगर 60% भी पेपर कर लिया जीएस का, तो उसका पेपर अच्छा हो जाएगा, यानी वो क्वालिफाई कर जाएगा। ठीक है, तो अभी से आप दोनों को बैलेंस लेके चलिए। जो जो पोर्शन आपके कमजोर हैं उन पे कमांड देखिए, पिछले बार का सी सेट का पेपर एनालाइज कीजिए और वैसा ही पेपर आएगा। जैसे कि लोअर में भी जो पेपर है पिछले बार के पेपरों की अपेक्षा कठिन आया। एफआरओ का पेपर को देख के पूरी स्थिति आपको मालूम चलेगी। ठीक है, उसके बाद प्राइमरी सेक्टर कर लिया हमने, सेकेंडरी सेक्टर कर लिया, उसके बाद है तृतीयक सेक्टर। तृतीयक सेक्टर में जो सबसे ज्यादा योगदान है, एक मिनट पेन चेंज कर लूं। तृतीयक सेक्टर में जो सबसे ज्यादा सर्वाधिक योगदान है वो किसका है? आपका व्यापार कल। ठीक, ये आपका इसका परसेंटेज है 38.15। उसके बाद है परिवहन ट्रांसपोर्टेशन, स्टोरेज, संचार और प्रसारण से संबंधित, ये आपका है 18.87%। उसके बाद है संपदा, आवास, स्वामित्व और व्यावसायिक सेवाएं, इसका है आपका 12.17%। उसके बाद आपका है एडमिनिस्ट्रेशन यानी लोक प्रशासन 9.33। उसके बाद आपका है वित्तीय सेवाएं, अन्य सेवाएं इसलिए सबसे लास्ट में आएगा क्योंकि अन्य सेवाओं में सारी सेवाओं क्या होंगी, सारी सेवाओं का क्या होगा? एडिशन। प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्सरी सेक्टर, तीनों सेक्टर हमने कर लिए हैं। एक बार मैं आपको फिर से बता दे रहा हूँ। प्राइमरी सेक्टर में सबसे ज्यादा योगदान आपका किसका है? एग्रीकल्चर का है। अंतिम योगदान किसका है? आपका मत्स्य पालन। ये दो तो आपको इंपॉर्टेंट है, इन दो को तो आपको याद करना ही है। ठीक है, और क्रम भी कर सको याद तो कर लेना, क्योंकि पेपर में लगाने को आ रहे हैं, तो इस चीज का ध्यान रखना। ठीक है, और एग्रीकल्चर का जो परसेंटेज है उसको याद करना 36.48। उसके बाद आपका है आपका द्वितीयक सेक्टर। द्वितीयक सेक्टर में सबसे ज्यादा किसका है? आपका निर्माण का है मैक्सिमम। उसके बाद विद्युत का है मिनिमम। उसके बाद निर्माण का है आपका तीसरा सेकंड नंबर। तो विनिर्माण, निर्माण, विद्युत, गैस और जल आपूर्ति सेवा। ठीक है, उसके बाद तृतीयक सेक्टर में सबसे ज्यादा योगदान किसका है? मैक्सिमम योगदान व्यापार, होटल और जलपान का है। टर्सरी सेक्टर यानी इसमें सर्विसेज वगैरह आती हैं। और आपको मालूम है उत्तराखंड जो है एक पर्यटक स्टेट है, तो उससे उससे आपका होटल इंडस्ट्री को भी फायदा होता है। ठीक है, व्यापार को भी इसमें फायदा होता है। तो व्यापार सबसे ज्यादा, होटल, उसके बाद जलपान, गृह। ठीक है, और सबसे कम आपका क्या हो जाएगा? आपका वित्तीय सेवाएं की फाइनेंशियल सर्विस। इसको जरूर याद कर लेना, ये इंपॉर्टेंट। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करें उत्तराखंड की जो सकल घरेलू उत्पाद है। ये सकल घरेलू उत्पाद का जो आकलन किया गया है किस पर किया गया है? प्रचलित भावों पर। प्रचलित भाव क्या होते हैं? चालू मूल्य पर कैलकुलेशन क्या होती है? बजट वाली वीडियो देख लीजिएगा, उसमें बहुत बढ़िया तरीके से समझा। ठीक है, तो उसके बाद हम बात करते हैं प्रचलित भावों पर जो सकल घरेलू उत्पाद है 2023-24 में ये आपका कैलकुलेट किया गया है 332,998 करोड़। ठीक, यानी 3,32,998 करोड़। और 2024-25 का अनुमानित है कितना है आपका? 3,78,245 करोड़। इसको याद रखिएगा। इतना याद नहीं भी होता है तो स्टार्टिंग के 3 जरूर याद कर लेगा। 332, 378, 2-3 बार दोहराइएगा। 332, 378। ठीक, उसके बाद ये जरूर डेटा याद कर लेना, इसमें कितनी वृद्धि अनुमानित है? कितनी वृद्धि अनुमानित है इसमें? 13.59%, 13.59%। ये आपको याद रहना चाहिए ना, ये बिल्कुल आपको बाय हार्ट याद रहना चाहिए, क्योंकि इसमें ऑप्शन हो 13 पॉइंट करके कुछ भी दे सकता है। तो 13.59% इसमें वृद्धि अनुमानित है। ठीक, वहां पर जो इससे पहले हमने पढ़ा था, यहाँ पर हमने पढ़ा था प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी सेक्टर में अर्थव्यवस्था का योगदान। इसके बाद यहाँ पर हम पढ़ेंगे कि ओवरऑल जो आपकी इकोनॉमी है, अर्थव्यवस्था में मुख्य रूप से सर्वाधिक योगदान किसका है। तो सबसे ज्यादा योगदान आपका मैन्युफैक्चरिंग का है 26.15%। उसके बाद आपका है व्यापार होटल का 17.56। उसके बाद है निर्माण का 15.32। उसके बाद आपका है परिवहन, भंडारण, संचालन और प्रसारण। इसको याद करना, ये मैक्सिमम है और ये मिनिमम। पहले तो दो ही याद कर लेना, विनिर्माण और परिवहन। और व्यापार दूसरे नंबर पर है और परिवहन आपका व्यापार आपका दूसरे नंबर पर है, निर्माण आपका तीसरे नंबर पर। ऑर्डर भी याद करना है, फर्स्ट में आपका है विनिर्माण, दूसरे में व्यापार, तीसरे में निर्माण और आपका अगला आपका है परिवहन। ढंग से याद कीजिएगा, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड डेटा है, दिक्कत हो जाएगी एग्जाम में अगर आप उसमें लापरवाही करेंगे। उसके बाद देखिए वर्ष 2000 में जो है 3 राज्य गठित हुए थे।
बहुत बढ़िया सवाल बन सकता है, इसको ध्यान से देखिएगा। गजब का सवाल, इससे उत्तराखंड पीछे बना सकता है, यूपीएससी बना सकता है। वर्ष 2000 में जो है 3 राज्य गठित हुए थे, कौन कौन से? उत्तराखंड, झारखंड और छत्तीसगढ़। कमेंट बॉक्स में जो है इसका क्रम भी मुझे बताइएगा कि पहला कौन बना था, फिर कौन बना था, फिर कौन बना था। ये सवाल भी एग्जाम में पूछा जाता है। और जो राज्यों का निर्माण हुआ है स्टार्टिंग से लेकर, जहां पर महाराष्ट्र और गुजरात से लेकर के उत्तराखंड, झारखंड और छत्तीसगढ़ तक या तेलंगाना तक जितने भी राज्य बने हैं, ये आपको याद होनी चाहिए बाय हार्ट। इसकी सीरीज एग्जाम में पूछी जाती है कि कौन सा राज्य कब बना। ठीक है, पॉलिटी का जो चैप्टर है इसको भी साथ साथ रिवाइज कर लीजिएगा। तो देखिए क्या क्या परिवर्तन अर्थव्यवस्था में आए हैं, इसको देखते हैं इसमें। उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था का आकार जो है 2024-25 में वर्ष 2001-2 की तुलना में 15,826 करोड़ से बढ़कर कितना हो गया है? 3,78,245 करोड़ अनुमानित। यानी यहाँ से बहुत अच्छा प्रश्न बन सकता है। 2001-2 में की अर्थव्यवस्था का आकार कितना था? 15,826 करोड़, जो बढ़कर के कितना हो गया है? 3,78,245 करोड़ अनुमानित। बहुत बढ़िया प्रश्न बन सकता है, वेरी इंपॉर्टेंट, आपको डेटा याद रखना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट एक बहुत बढ़िया इसमें ग्राफ दिया हुआ है, बहुत अच्छा हमने ग्राफ इसमें बना रखा है। इससे आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था में किस प्रकार से परिवर्तन हुआ है। साथ ही साथ जो है उत्तराखंड, झारखंड और छत्तीसगढ़, इन तीनों राज्यों का कंपैरिजन आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा। देखिए पहला वाला जो ग्राफ आपका है, इसमें उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था है। कब कब की उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था है का आकार है कितना? 2001-2 में, ये वाला जो डेटा है। उसके बाद अगला जो है आपका वो है 2011-12 में, यानी ये वाला फिगर। और उसके बाद है आपका 2023-24 में, यानी ये वाला। ठीक है, तो इसमें क्या क्या उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था का आकार पहले क्या था, अब क्या है। ठीक है, तो पहले जो उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था का आकार था वो था 1826 करोड़, ये लिखा हुआ है, इसको याद करें। उसके बाद 2011-12 में ये उत्तराखंड की जो अर्थव्यवस्था का आकार है ये बढ़कर हो गया आपका 1 लाख 1,15,328 करोड़। ठीक है, और उसके बाद फिर ये बढ़कर के आपका हो गया 3 लाख, उसके बाद ये फिर आपका बढ़कर के हो गया आपका 3,32,988 करोड़, 3,32,998 करोड़। ठीक है, इसको अच्छे से देख लीजिएगा। तो ये दोनों डेटा आपको याद रखने हैं। उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था जो है 2001 में कितनी थी, आकार कितना था, 2011 में आकार कितना था, और 2021 में इसका आकार, 23-24 में इसका आकार कितना। उसके बाद अगला जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे हम झारखंड की अर्थव्यवस्था की। इसमें याद करने की इनको जरूरत नहीं है, झारखंड की अर्थव्यवस्था कितनी थी, छत्तीसगढ़ की कितनी थी, बस आप क्रम जरूर याद कर लेना। ध्यान रखना, इन तीनों राज्यों में अगर अर्थव्यवस्था के आकार का क्रम पूछेगा, आकार का क्रम है, सबसे ज्यादा अर्थव्यवस्था जो है का आकार किसका है? छत्तीसगढ़ का है। उसके बाद किसका है? झारखंड का है। उसके बाद किसका है? उत्तराखंड। चाहे आप कोई भी इसमें एयर उठा करके देख लो, कोई भी जो है एयर उठा करके देख लो, सब में अर्थव्यवस्था का जो आकार है उसमें झारखंड की अर्थव्यवस्था सबसे ज्यादा है, उस छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था सबसे ज्यादा है, उसके बाद झारखंड की अर्थव्यवस्था, उसके बाद उत्तराखंड की। और उत्तराखंड के ये तीनों डेटा जरूर याद। ठीक है, ऐसा सवाल बना सकता है कि तीनों राज्य जो बने थे उनका गठन साथ किया गया था, उसमें निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है या गलत। ठीक है, तो ऐसा दे देगा इन तीनों राज्यों में उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था सबसे ज्यादा है, 2023-24 में अर्थव्यवस्था के आकार सबसे ज्यादा है, तो स्टेटमेंट को गलत है। सबसे ज्यादा किसकी अर्थव्यवस्था का आकार? छत्तीसगढ़, फिर झारखंड, फिर उत्तराखंड। इस सीरीज को जरूर याद करो। ठीक है, उसके बाद हम प्रति व्यक्ति आय की अगर हम बात करें, प्रति व्यक्ति आय की अगर हम बात करें, तो पर इनकम में जो है उत्तराखंड की जो पर कैपिटा इनकम 2001-2002 में थी, वो आपकी है 16,232। इसको एग्जैक्ट याद करें, देखो 16 दूना 32 होता है, देखो ऐसे याद करना है इसको, 16 दूना कितना होता है? 30, यहाँ पे 2 लोग हो जाए। ठीक है, ऐसे अगर करोगे तो एग्जाम में आप गलती के चांसेस कम हो जाते हैं। अगर आप वैसे रट के जाओगे भी 16,221 भी याद आएगा, 32 भी याद आएगा, 33 भी आएगा, 34 है, 16 दूना 32, यहाँ पे 2। ऐसे करके आप एग्जैक्ट ऑप्शन में पहुंच जाओगे और आपको मेहनत भी कम करनी पड़ेगी, सोचना समझना सोचना कम करना पड़ेगा, सोचना कम पड़ेगा एग्जाम। ठीक है, और अगर हम बात करें 2000 जो ये आपकी जो अर्थव्यवस्था थी ये 2024-25 में बढ़कर हो गई है 274,064, 274,064, यानी 2,74,064। ठीक है, ये कब हो गई है? 2024 में अनुमानित आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार। ठीक है,
इसका भी एक ग्राफ बनाया गया, देखिए बहुत बेहतरीन ग्राफ है इसका, बनाया बनाया हमने, देखिए ये देखिए ग्राफ से बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा आपको। यह आपकी पर कैपिटा इनकम आपकी कब है, उत्तराखंड की पर कैपिटा इनकम है 2001 2002 में, ये उत्तराखंड की पर कैपिटा इनकम है 2011 2012 में, ये उत्तराखंड की पर कैपिटा इनकम है 2023 2024। ठीक है, तो एक ग्राफ हमने ड्रॉ कर रखा है, इससे आप अनुमान लगा। तो देखो अगर आप इसको कंपैरिजन करोगे तो यहाँ पर देखोगे आप सबसे ज्यादा जो पर कैपिटा इनकम इन तीनों सालों में है, सर्वाधिक जो पर कैपिटा इनकम इन तीनों सालों में है, वो किसकी रही है आपकी, वो रही है आपकी उत्तराखंड। सर्वाधिक पर कैपिटा इनकम इन तीनों राज्यों में किसकी रही है, उत्तराखंड की। यानी उत्तराखंड ने जो है पर कैपिटा इनकम के मामलों में इन तीनों राज्यों को क्या छोड़ दिया है, पीछे छोड़ दिया। ठीक, उसके बाद अगर हम बात करें पर कैपिटा इनकम की, तो उसके बाद पर कैपिटा इनकम जो है आपकी सबसे ज्यादा पर कैपिटा इनकम आपकी किसकी है, उत्तराखंड की है। उसके बाद किसकी है, छत्तीसगढ़ की है। और उसके बाद कौन सी किसकी है आपकी, झारखंड। ये भी आप याद रखिएगा। बाकी झारखंड और छत्तीसगढ़ का डेटा याद करने की जरूरत नहीं है। सर्वाधिक पर कैपिटा इनकम आपकी उत्तराखंड की है, उसके बाद किसकी है, छत्तीसगढ़ की, उसके बाद किसकी है, झारखंड की। ये डेटा जरूर ध्यान में रखना, पूरा इसके पहले वाला डेटा और ये वाला डेटा, क्योंकि आजकल स्टेटमेंट वाले सवाल आ रहे हैं, तो पूछ सकता है निम्नलिखित में से पर कैपिटा इनकम के संबंध में क्या कौन सा कथन सही है। उत्तराखंड की पर कैपिटा इनकम छत्तीसगढ़ से ज्यादा रही है, उत्तराखंड की पर कैपिटा इनकम झारखंड से भी ज्यादा रही है, उत्तराखंड की पर कैपिटा इनकम झारखंड से कम रही है या छत्तीसगढ़ से ज्यादा रही है, ये सर्वाधिक पर कैपिटा इनकम झारखंड की है या सर्वाधिक पर कैपिटा इनकम छत्तीसगढ़ की। तो इस प्रकार से स्टेटमेंट आपके आ सकते हैं। वो स्टेटमेंट वाले सवाल आपके तभी सही होंगे जब आप जो है इस प्रकार से इन प्रश्नों को हल करने की कोशिश करोगे, जब आपको एग्जैक्ट याद हो। और अब पेपर सरल बनने की कोई चांसेस नहीं है, तो ध्यान रखना अपर पीसीएस में सी सेट का पेपर, मैं फिर बता रहा हूँ, वार्निंग दे रहा हूँ, अच्छे से कर लीजिए। उसके बाद अगर हम बात करें, ये वाला जो डेटा है, ये डेटा थोड़ा पुराना है, ये पिछले वाले आर्थिक सर्वेक्षण से लिया है हमने, क्योंकि इस वाले आर्थिक सर्वेक्षण में तो नहीं है। ठीक है, लेकिन इस प्रकार का प्रश्न कभी कभी पीसीएस वाला पूछ लेता है, कभी पुराना भी पूछ लेता है, तो हमने कहा इसको इसके साथ ही कवर कर लेते हैं। तो आर्थिक सर्वेक्षण में जो पिछले साल के इफेक्ट होंगे उनको भी डालने की इसमें कोशिश। ठीक है, तो ये तो आपका जो अर्थव्यवस्था में उत्तराखंड के जनपदों का योगदान है, प्राथमिक क्षेत्र में, द्वितीय क्षेत्र में और तृतीय क्षेत्र। तो प्राथमिक क्षेत्र में अगर हम बात करें तो सर्वाधिक योगदान किसका है, आपका यूएस नगर का है। उसके बाद आपका किसका है, हरिद्वार का है। उसके बाद किसका है, देहरादून। सीरीज याद कर सकते हो, ठीक है, नहीं तो मैक्सिमम मिनिमम आप याद शुरू के मैक्सिमम ही याद करने को तब भी काम चल जाएगा। नहीं, मैक्सिमम आपका प्राथमिक क्षेत्र में इसका है यूएस नगर। उसके बाद द्वितीय क्षेत्र में मैक्सिमम किसका है, हरिद्वार का। तृतीय क्षेत्र में किसका है, देहरादून। ये जो प्रश्न आया था ये 2021-22 में आया हुआ है लोअर से, उसने भी पुराना ही डेटा पूछा है, 2019-20 का पूछा है। ठीक है, तो आप इसको कर लीजिएगा। उसके बाद द्वितीय क्षेत्र में सर्वाधिक योगदान किसका, हरिद्वार का है, फिर किसका है, देहरादून, यूएस नगर का है, फिर किसका है, देहरादून का। यहाँ पर सर्वाधिक योगदान आपका देहरादून का है, फिर किसका है, यूएस नगर का, फिर किसका है। ठीक है, उसको ढंग से कर लेना, कम से कम पहला और अंतिम तो जरूर कर लेना। ठीक है, यानी में जो है प्राइमरी सेक्टर का मैक्सिमम कर लेना, द्वितीय सेक्टर में मैक्सिमम कर लेना और टर्सरी सेक्टर में मैक्सिमम जरूर करो। तो प्राइमरी सेक्टर में सर्वाधिक अर्थव्यवस्था में योगदान यूएस नगर का है, सेकेंडरी सेक्टर में हरिद्वार का है और तृतीय सेक्टर में आपका देहरादून। और क्रम याद कर सकते हो तो और अच्छी बात है। ठीक, उसके बाद अगर हम मिनिमम की बात करें, प्राथमिक क्षेत्र में अर्थव्यवस्था का सबसे कम योगदान आपका किसका है, रुद्रप्रयाग का है। द्वितीय क्षेत्र में आपका किसका है, बागेश्वर का है। और तृतीय क्षेत्र में फिर किसका है, रुद्रप्रयाग। रुद्रप्रयाग पहला में और तृतीय में है, और आपका दूसरा किसका है, बागेश्वर। वैसे भी उद्योग धंधे जो है सबसे कम जो है रुद्रप्रयाग में ही है। कृषियों की भी सबसे कम कहाँ है, रुद्रप्रयाग में। तो आप वैसे भी ऑप्शन इसमें लगा सकते। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है आपका टैक्सेशन। एक बार पढ़ देते हैं क्या लिखा हुआ है। राज्य की सकल प्राप्तियों में जीएसटी और वैट का योगदान 50% होने के कारण राज्य की आय का प्रमुख स्रोत क्या है, आपका जीएसटी। वैट तो आप उसमें मर्ज हो गया है, तो राज्य की आय का प्रमुख स्रोत क्या है, आपका जीएसटी है। ठीक है, कर संग्रह का डेटा याद करने की जरूरत नहीं, लेकिन कितनी बढ़ोतरी हुई है इसको ये जरूर याद कर लेना। कर संग्रह की बात करें तो कर संग्रह में जो है 2000 और 2001 के बीच जो कर संग्रह था हमारा 233 करोड़ था, अब बढ़ करके हो गया आपका 288.9 करोड़। यानी कितना बढ़ गया ये, 48 गुना बढ़ा है। कितना गुना बढ़ा है, 48 गुना ये बढ़। ठीक है, तो आप इसको जरूर याद रखिएगा कि कितना कर संग्रह बन गया, राज्य बढ़ गया, राज्य बनने के बाद 48। ठीक, उसके बाद एक इंपॉर्टेंट है आपकी व्यापारी सम्मान योजना। ठीक है, व्यापारी सम्मान योजना एक बार मैं पढ़ दे रहा हूँ, उसके बाद आपको बहुत सरल शब्दों में समझा रहा हूँ। क्या लिखा है, देखिए, राज्य में पंजीकृत व्यापारियों को प्रोत्साहित किए जाने के लिए व्यापारी सम्मान योजना प्रस्तावित है। इस योजना के अंतर्गत ऐसे व्यापारियों को सम्मानित किया जाएगा, ऐसे व्यापारियों को सम्मानित किया जाना प्रस्तावित है जिसके द्वारा जीएसटी के अंतर्गत रिटर्न और कर नियमानुसार, यानी जो व्यापारी अपना जीएसटी
और इनकम टैक्स टाइम पर जमा कर रहा है उनको सम्मानित किया जाएगा, यानी उनको मोटिवेट किया जाएगा कि भैया आप लोग भी जो है, बाकी लोग भी जो है अपना जीएसटी और इनकम टैक्स जो है टाइम पर जमा करिए। तो ये आपका हो गया व्यापारी सम्मान योजना। स्टेटमेंट बना के प्रश्न पूछ सकता है व्यापारी सम्मान योजना क्या है। उसके बाद एक है आपकी दूसरी योजना भी है, जीएसटी के अंतर्गत ब्याज तथा अर्थदंड माफी योजना। ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड लिखा हुआ, मैं इसको बस एक लाइन में सिंपल लैंग्वेज में समझा दूंगा। पहले देख रहे हैं, एक बार पढ़ लेते हैं क्या क्या है। वित्तीय वर्ष 2017 से 18, वित्तीय वर्ष 2017-18 से वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए धारा 73 के अंतर्गत की गई मांगों से संबंधित ब्याज और अर्थदंड माफ किए जाने का प्रावधान किया गया है। इसके अंतर्गत व्यापारियों को सृजित मांग किसी कारणवश जमा नहीं की गई है का ब्याज या जुर्माना दिए बिना सृजित मांग जमा करने का, यानी जो व्यापारी 2017-2018 से 19-20 तक जिसने जीएसटी वगैरह जमा नहीं किया है, उसको कहा गया है कि आप जो है आप जो है अपना जीएसटी जमा कर दीजिए, उसके लिए किसी भी प्रकार का जुर्माना नहीं दिया जाएगा, आपसे जुर्माना नहीं लिया जाएगा। यानी जिसका छूटा भी है तो सरकार प्रमोट कर रही है उसको कि आप जो है टाइम से अपना जीएसटी जमा कीजिए। उसके बाद नेक्स्ट है आबकारी। आबकारी जो नई नीति है, ठीक है, ये आबकारी जो नई नीति है ये जारी की गई है 21/2/2024, ठीक है, और ये जारी की गई है 2024 और 2025 के लिए। इसमें टोटल कर इतना है, इसको अगर याद कर सको तो भी ठीक है, नहीं तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। और इसमें जो आपका है टोटल जो कर आबकारी से जमा होता है वो आपका 18 से 19%। अभी जो नई आबकारी नीति आई है उसमें ध्यान रखना, जो पर्वतीय क्षेत्र है ये पॉइंट जरूर कर लेना, पर्वतीय जो क्षेत्र है, पर्वतीय क्षेत्रों में वाइन उत्पादन को, वाइन उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए, बढ़ावा देने के लिए 15 वर्षों तक, 15 वर्षों तक आबकारी शुल्क में छूट दी जाएगी। आबकारी शुल्क में छूट दी जाएगी, ठीक है, 15 वर्ष याद रखना है आपको, ठीक। उसके बाद एक प्रश्न 2016 या 17 के लोअर पीसीएस में आया था, FL2 पॉलिसी किससे संबंधित है? FL2 पॉलिसी भी सरकार की किससे संबंधित है? शराब नीति से, शराब नीति से संबंधित है। इसको भी याद करना, मैंने आपको बोल रखा है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपका एक सिंगल सवाल भी गलत नहीं होना चाहिए, आपका एक नंबर भी नहीं कटना चाहिए पीवाईक्यू में। पीवाईक्यू जो है रट डालो अच्छे से, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें आबकारी जो विभाग है उसको सबसे ज्यादा जो मद है, सबसे ज्यादा जो अमाउंट है वो किससे प्राप्त होता है? सबसे ज्यादा जो मद प्राप्त होता है किससे होता है? आपका विदेशी शराब से, उसके बाद आपका होता है देसी शराब से, उसके बाद आपका होता है बियर। ऐसा प्रश्न नॉर्मली नहीं आता है, लेकिन तब भी ये ध्यान रखना, विदेशी शराब, देसी शराब और बियर। विदेशी और देसी शराब क्या होती है जरा डिस्कस करते हैं थोड़ा। एक होता है इथाइल अल्कोहल, एक होता है मिथाइल, ये होता है CH3OH, और एक होता है C2H5OH। इसको बोलते हैं मैथिल अल्कोहल, मैथिल अल्कोहल, और इसको बोलते हैं एथिल अल्कोहल या इथाइल अल्कोहल, एथिल अल्कोहल, ठीक है। तो ये जो मैथिल और एथिल अल्कोहल होता है इसको बोलते हैं वुड स्पिरिट भी बोलते हैं, वुड स्पिरिट, और इसको बोलते हैं स्पिरिट ऑफ वाइन, स्पिरिट ऑफ वाइन। यानी जो ड्रिंकिंग अल्कोहल होता है, पीने वाला जो अल्कोहल होता है वो कौन सा होता है? ये पीते तो खैर लोग ये भी हैं, लेकिन इसमें अगर मिठाई अल्कोहल की मात्रा ज्यादा हो जाती तो ये क्या बन जाती है? आपकी जहरीली शराब, जहरीली शराब। जहरीली शराब जब बन जाती है तो इससे आप अक्सर न्यूज़पेपर में पढ़ते होंगे, जहां पर शराब वगैरह बैन होती है वहां पर इससे कांड ज्यादा हो, लोगों की आंखें चली जाती हैं, या व्यक्ति सीधे जो है स्वर्ग सिधारता है। स्वर्ग तो क्या ही जाएगा, शराब पी के नरक ही जाएगा, ठीक है। तो इसमें व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है, और ये सवाल एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। मिथाइल अल्कोहल और इथाइल अल्कोहल के दोनों में मैंने आपको क्या कर दिया, दोनों में अंतर बता दिया। ये साइंस के पेपर में आपके अक्सर सवाल पूछे, ठीक है। और जरा बताइएगा कि कौन सा आर्टिकल जो है वो मद्यपान या तंबाकू गुटखा को
निषेध करने को राज्य को एक क्या देता है, एक तरीके से डायरेक्शन देता है। ठीक है, तो आर्टिकल का नाम जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, और फ्री टेस्ट सीरीज अगर आपको प्राप्त करनी है तो आप इस लिंक पे डायरेक्ट ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ से हम डायरेक्ट आपको फ्री टेस्ट सीरीज दे देंगे। अपर पीसीएस और कांस्टेबल की जो है नई टेस्ट सीरीज हम जल्द शुरू करने वाले हैं। उसके बाद नए बैच भी आपके स्टार्ट होने वाले हैं। अपर और लोअर की मुख्य परीक्षा के लिए हमारे यहाँ बैच ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं, अगर आपको ज्वाइन करना है। और वीडियो पटवारी लेखपाल के बैच भी हमारे यहाँ चल रहे हैं। ठीक है, कॉन्टेक्ट नंबर हमारा ये है, अगर किसी को क्लास ज्वाइन करनी है तो जो है आप इन नंबरों पे संपर्क करके हमको कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप मैसेज। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो अगर अच्छी लगे लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। और मैं आपसे वादा करता हूँ अगर आपका रिस्पॉन्स सही रहा, पूरा इकोनॉमिक सर्वे प्री और मेंस दोनों के लिहाज से हम कंप्लीट करा देंगे। आज वाले जो इकोनॉमिक सर्वे था इसमें मेंस लैब कुछ ऐसा था नहीं, तो मैंने आपको कुछ बताया नहीं। आने वाले जितने भी इकोनॉमिक सर्वे होंगे उसमें प्री और मेंस को लेकर के हम सारी बातें आपसे करेंगे। और अभी से आप अगर इस प्रकार से तैयारी करोगे तो आपको मेंस में भी काफी हेल्प, क्योंकि ये एकदम ऑथेंटिक डेटा होता है, सरकारी डेटा होता है। ये अगर डेटा आप लिख दोगे तो आपको जो एग्जाम में निश्चित रूप से ज्यादा नंबर मिल सकते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।